हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। तो इससे पहले हम पूरा यूनिट टू कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड चालू करते हैं। यूनिट थर्ड जो है वो है जीआईटी एजेंट्स, या जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। और आज की वीडियो में हम इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा इंट्रोडक्शन पे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले जीआईटी एजेंट्स पढ़ने से पहले हमको उसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक में क्या लेना है हमको कि जीआईटी एजेंट्स होते क्या हैं, कौन से उसमें पार्ट्स हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है। और जो हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड्स और जो क्लासिफिकेशन किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स का, वो इस जीआईटी एजेंट्स में कहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, तो वो हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इंडिविजुअल टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद में। तो पहले हम देखते हैं जीआईटी एजेंट्स। तो इंट्रोडक्शन है जीआईटी एजेंट्स का कि जीआईटी एजेंट्स हैं क्या चीज। जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो है ये स्टार्ट होता है यहां से, ईसोफेगस से। ठीक है, ईसोफेगस से स्टार्ट होगा, जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा आप स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स लिखे हुए हैं। और फिर जाएगा ये बड़ी सी जो आपको दिख रही है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली बॉडी से बाहर रेक्टम और एनस के थ्रू। तो हाँ, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है टेक्स्ट में भी, है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसोफेगस से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस पे। और इसका एंट्रेंस जो होता है वो होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब हमारे मुंह से, है ना। मुंह जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगा, इसोफेगस से आएगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ हमने इसके पार्ट्स लिख दिए इसी पे कि स्टमक से स्टार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, है ना। तो ये होता है ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। तो जो बिल्कुल स्टमक के पास मतलब पेट से जुड़ा हुआ बिल्कुल जो पार्ट रहेगा, वो बिल्कुल सबसे पहले आएगा ड्यूडेनियम। उससे थोड़ा सा नीचे वाला जो आएगा वो जेजुनम आएगा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वाला पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसको हम बोलते हैं सीकम। और फिर इसमें होता है कोलोन। कोलोन जो है वो दो तरीके से होता है, एक असेंडिंग कोलोन और एक डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग मतलब ऊपर जाता हुआ ऐसा, या और डिसेंडिंग मतलब नीचे आता हुआ। तो फिर बीच वाले को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। और लास्टली ये कंप्लीट होता है रेक्टम में, और फाइनली इट इज एंडेड विद द एनस। तो ये पार्ट्स हैं जीआईटी के। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं जीआईटी के पार्ट्स, क्योंकि जितनी भी ड्रग्स हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ेंगे वो इन्हीं पार्ट्स में कहीं ना कहीं पे वर्क करेगी। तो हमको पहले पार्ट्स क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज की हम बात करेंगे। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि स्टमक पे काम करेगी तो कहाँ होता है, हम बोल रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पे काम करेगी तो कहाँ होता है, वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमने ये पार्ट लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी इनके छोटे बहुत स्मॉल फंक्शंस देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में देखेंगे ना। ये डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है स्टमक से, हमने जैसा बोला कि चालू हो रहा है, तो स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिडिक मीडियम। मतलब स्टमक में एसिड होता है, हमको ये ध्यान रखना है हमेशा, है ना। स्टमक में एसिड होता है। तो पहले दो जो कंपाउंड है हमारे इसमें, वो इसी से रिलेटेड है। पहले दो कैटेगरी जो हमारे सिलेबस में दी हुई है वो स्टमक से रिलेटेड है, और इसके एसिडिटी से ही रिलेटेड है कि इसमें एसिड जो बनाता है। इसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइटिक मतलब तोड़ना, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने वाला। और इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने तीन पार्ट देखे थे। वैसे तो इन पार्ट्स को अलग अलग कहीं पे ज्यादा बताया नहीं जाता, ठीक है।
जब भी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, कभी कभी हम स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन या स्पेसिफिक पार्ट हमको कभी मेंशन करना पड़ जाता है मोड ऑफ एक्शन में किसी पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तब हमको ये जरूरत पड़ती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन अल्कलाइन मीडिया, यहाँ पे एसिडिक मीडिया में, और कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स का भी यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी होता है ना। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, माइक्रोविलाई द्वारा। ठीक है, माइक्रोविलाई मतलब जैसे आपकी 5 फिंगर है हाथ में, उंगलियां हैं, ऐसे वहां पे ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो उससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इतना हमको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट बच गया कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो 3 मेजर पार्ट अपन ने देखे, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का देख लेते हैं ये क्या काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो फाइनल जो फीसस बनता है उसके भी फॉर्मेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। फीसस मतलब जो कि हमारा अपशिष्ट पदार्थ बच गया है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो मटेरियल, ठीक है, उसको हम फीकस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि फीकस के साथ कितना वाटर रहेगा और कितना बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ब्लड में चला जाएगा, इसका कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। तो जैसे डायरिया जो होता है, डायरिया में क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो वहां पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है कितना होना चाहिए, सब गड़बड़ा जाता है। तो यही हमको पढ़ना है डायरिया इसमें, है ना। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। कैथार्टिक्स पढ़ेंगे, मान लीजिए वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जा रहा, तो फीसस या जो मटेरियल वहां बच गया इनडाइजेस्टिव, वो क्या हो जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। पानी किसी से खींच लेंगे तो सूख जाएगी चीज, है ना। तो ये ऐसे, इसलिए हम यहाँ पे ये पार्ट सब पढ़ रहे हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करता है, इसमें सोडियम जो एब्जॉर्ब होता है पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। तो ये अपन ने यहाँ, और मेन क्या काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, फॉर्मेशन ऑफ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फीसस और केमिकल डाइजेशन ऑफ द बाय द गट माइक्रोब्स। तो यहाँ पे एक गट माइक्रोब्स मतलब कुछ हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे आपने ऑक्यूट सुना होगा मार्केटेड प्रोडक्ट, तो वो क्या करता है, वो ऐसी माइक्रोब्स होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है, गुड बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं। तो वह हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शनिंग को कवर करते हैं, तो उनमें भी उनका काम है। तो इनमें भी अगर डिस्टरबेंस होगा गट फ्लोरा के या गट माइक्रोब्स में, गट मतलब हमारा स्टमक वाला है, मतलब एलिमेंट्री के नाल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है आहार नाल। तो वो उसमें गड़बड़ होगा तो ऑब्वियसली कोई डिसीजेस होंगी। तो यहाँ पे क्या, थ्रू द फर्मेंटेशन दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सम रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड विच रिलीज द हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस। ठीक, तो ये फंक्शंस हैं 3 मेजर पार्ट्स ऑफ जीआईटी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइनल मतलब आते हैं, ठीक है, और ट्रैक मतलब पूरा जो ऊपर से लेके आखिरी तक जो एनस तक जो ट्रैक है, इसोफेगस से लेके, उसको हम ट्रैक बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इससे डिसीज कौन कौन सी एसोसिएटेड, क्योंकि हमको जो केमिकल कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो सब ये डिसीज को ठीक करने के लिए पढ़ने हैं। हम इनऑर्गेनिक एजेंट्स पढ़ेंगे तो वो इसीलिए पढ़ेंगे ना। तो कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ एसिड हो, तो एसिड कहाँ पे था हमारे अभी फंक्शन में, स्टमक में, मतलब पेट में। तो अगर इनएडिक्वेट होगा मतलब अच्छे से नहीं हो रहा, ज्यादा जितना होना चाहिए सिक्रेशन उतना नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक क्लोरहार्डिया। एक क्लोर मतलब क्लोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो रहा था, तो ए मतलब नहीं हो रहा है। या हाइपोक्लोरहाइड्रिया, जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो रहा था उसका लेवल क्या है, कम है। हाइपो का हमने देखा था जब हमने आइसोटोनिसिटी और वो पढ़ा था, हाइपरटोनिसिटी और हाइपोटोनिसिटी। तो हाइपो मतलब कम होना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि सिक्रेशन ऑफ एचसीएल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसमें कौन सा हम एजेंट यूज करेंगे, पहली कैटेगरी हमारी, हमारे सिलेबस की पहली कैटेगरी, दैट इज एसिडिफायर्स। तो हम एसिडिफायर्स जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हम ट्रीटमेंट ऑफ द एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर व्हेन द एक्सेस ऑफ एसिड टेक्स प्लेस, जब स्टमक में बहुत ज्यादा हम वो हो जाए, एसिड सिक्रेशन एचसीएल बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, और उसके कारण जो है वहां पे एंजाइम एसिड रेशो, क्योंकि वहां पे कौन सा एंजाइम था मेन, पेप्सिन। पेप्सिन कौन से किस इन्वायरमेंट में वर्क करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट। तो अगर एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो पेप्सिन भी जो है ज्यादा एसिडिक कंटेंट होने के कारण जो है इम्बेलेंस हो जाएगा दोनों के कंसेंट्रेशन, और इसके कारण एक स्टेज पैदा होगी जिसे हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे एसिडिटी बोलते हैं,
और जब ये एसिडिटी बहुत लंबे समय तक रहती है तो उससे फिर अल्सर्स होने लगते हैं। ठीक है, क्या होने लगते हैं? अल्सर्स होने लगते हैं, मतलब छाले पड़ जाएगी। तो मुंह के छाले भी हो सकते हैं और पेट के छाले भी हो सकते हैं। सो देर आर द मेरी देयर मे अकर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस और गैसेस, है ना, वहां पे कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस हो सकता है और गैसेस का फॉर्मेशन हो सकता है। देयर मे अकर द inadequate absorption of fluid and minerals from the large intestine। अब लार्ज इंटेस्टाइन का अपन ने पहला फंक्शन क्या पढ़ा था? पहला फंक्शन पढ़ा था कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है वो, तो वो नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा? डायरिया। ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशंस जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, देयर में अकर द इनसफिशिएंट पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट मतलब होता है सांप जैसा मूवमेंट, सांप जैसा चलता है ना वैसा मूवमेंट होना। तो ऐसा मूवमेंट होने से क्या होता है? हमारी पूरी एलिमेंट्री केनाल में, आर नाल में ऐसा मूवमेंट होता है। इसके कारण क्या होता है? जो फूड हमने खाया है ना, खाना खाया, वो आगे बढ़ता है धीरे 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 पेट में, है ना, इंटेस्टाइन तक जाएगा, फिर इंटेस्टाइन से, क्योंकि वहां तो कोई धक्का लगाने वाला है नहीं, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है इस मूवमेंट के कारण। अगर ये नहीं होगा तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हमारी कैटेगरी दी हुई है, दैट इज कैथार्टिक्स। ये हमारा थर्ड टॉपिक है इस यूनिट का, कैथार्टिक्स। पहला जो है वो कौन सा है? एसिडिफायर, तो वो इसको ट्रीटमेंट करने में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो है वो इस को ट्रीट करने में आएगा, जिसको हम एसिडिफायर्स बोल रहे हैं। दूसरी कैटेगरी जो सिलेबस में दी हुई है वो दी हुई एंटासिड, वो हाइपर एसिडिटी और अल्सर को ठीक करने में काम आएगी। और जो तीसरी दी हुई है वो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। डायरिया के लिए जनरली हम एंटीमाइक्रोबियल्स लेते हैं, जो कि लास्ट कैटेगरी है। तो इस तरीके से हम अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग कैटेगरी हमारे सिलेबस में क्लासिफाई। तो दे मेरा कर दे इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, है ना, तो हमको डिफिकल्टी खाने में होगी अगर सलाइवा फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये पूरे जीआईटी से रिलेटेड वो है। और ये हो जाए कि इंजेक्शन ऑफ पॉइजन हम ले लें एक्सीडेंटली और इंटेंशनली बाय सम पर्सन, तो वो भी जो है डिसीज और अनडिजायरेबल कंडीशन फॉर दी जीआईटी हो जाती है। तो इन कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हम कुछ सुटेबल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। वही हम हमारे इस टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिया है अलग से, ताकि हमको ये समझ में आए कि हम किस चीज का कहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो जीआईटी एजेंट्स का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने बताया मैंने आपको कि पहले जो दो हैं, इसको अपन कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा। तो पहले दो जो हैं, पहला वाला जो है वो किसके लिए है? एसिडिफायर से, तो मतलब ये हाइपोक्लोरहाइडिया, मतलब एसिड जब कम बनता हो तब को यूज होगा। एंटासिड्स जब ज्यादा एसिड बनता हो पेट में, ठीक है, स्टमक में। प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट, ठीक है, जनरली एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। तो ऐसे जब टॉक्सिन्स हमने ले लिए, कोई ऐसी हार्मफुल चीज खा ली, तो उसको एब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकाल दो, तो इसके लिए प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट्स का यूज किया जाता है। जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो हम लेग्जेटिव, कैथार्टिक्स या परगेटिव्स का, ये तीनों जो है टर्म्स हैं आपस में मिली हुई है, इसका हम अच्छे से समझेंगे तीनों का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको हमें ऐसा बताऊंगा कि आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी, क्योंकि आगे भी आप पढ़ेंगे। जब आप नए सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, आप सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे, तो फिर से आएगी आप कैथार्टिक्स और परगेटिव और लेग्जेटिव। ठीक है, तो ये क्लासिफाई किया गया है हमारे। अब इसमें हमने कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये कंपाउंड्स दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? एसिडिफायर्स में हमको क्या पढ़ना है? अमोनियम क्लोराइड और HCl। एंटासिड्स में हमको क्या पढ़ना है? एंटासिड में हमको पढ़ना है सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। कैथार्टिक्स जो कि हमने बोला कि काय में यूज होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, केओलिन और बेंटोनाइट का इसमें हम देखेंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, तो पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम और आयोडीन एंड प्रिपरेशन। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि कुछ कंपाउंड्स के आगे ऐसा सिलेबस में स्टार लगा हुआ, इसको बोलते हैं एस्ट्रिस साइन, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिलेबस में ये दिया हुआ है कि इनके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना, बाकी आपको
ज्यादा डिटेल नहीं जाना, तो हम इनको सबको डिटेल में देखेंगे। अब क्या है कि जब हम एसिडिफायर्स पढ़ते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिफायर्स में भी दिया हुआ है और यूनिट 4 के पहले टॉपिक में भी दिया है एक्सपेक्टोरेंट। तो हम यहाँ पे एसिडिफायर्स में हम कम देखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको HCl भी देखना है, और एक्सपेक्टोरेंट में हम उसको ज्यादा इलेबरेटेड कर लेंगे, क्योंकि वहां पे दूसरा कंपाउंड जो है वो जनरली एग्जाम में कम पूछा जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इतना हमने इंट्रोडक्शन है, इतना आपको याद रखना है कि हम इस टॉपिक में, इस यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किन डिसीज का हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका नाम क्या है, ये चीज हमको पता होना चाहिए, तभी हम इस यूनिट को अच्छे से समझ सकेंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है? और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताते चलिए, अच्छा बुरा, तो आप आगे बनाते चलेंगे। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ यूनिट 3 की।